नमस्कार। मैं हूँ माधव घंगुर्डे और आप देख रहे हैं माधव का मंथन। 26 नवंबर यह हमारे देश में संविधान दिवस के रूप में पालन किया जाता है। संविधान यह संकल्पना हमारे इस प्राचीन देश के लिए नई नहीं है। पुरातन काल से विभिन्न समयों पर विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न संहिता और स्मृतियाँ बनी। जैसे परिस्थिति बदली, जैसे समय बदला, पुरानी स्मृतियाँ यह कालबाह्य हुई और नई स्मृतियाँ बनी, जिसके माध्यम से हमारे देश में रहने वाला समाज यह चलता रहा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वाधीन हुआ। उसके पहले मुगलों का और अन्य आक्रांताओं का हमारे देश पर राज्य रहा। स्वाधीनता दिवस के मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा कि हम 1000 वर्षों की गुलामगिरी से आज मुक्त हो रहे हैं। तो 1000 वर्षों की गुलामगिरी मतलब गत 1000 वर्षों में जितने आक्रांत आए और हमारे देश पर शासन किया, उन सारे लोगों की गुलामगिरी से हम आज मुक्त हो रहे हैं। इसलिए नूतन, मुक्त, स्वाधीन होने वाले देश के लिए नए संहिता, नई स्मृति, नई व्यवस्था निर्माण करने की आवश्यकता थी। हमारा आज का संविधान ये यही व्यवस्था है। इसी को हम एक आज की परिस्थिति की स्मृति के रूप में भी समझ सकते हैं। इसी प्रकार गणतंत्र की संकल्पना भी हमारे देश के लिए नई नहीं है। प्राचीन साहित्य अगर पढ़ें तो उसमें गणतंत्र ये शब्द हमें पढ़ने के लिए मिलता है। संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर राधाकृष्णन, जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने संविधान सभा में जो चर्चाएं हुई, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है। उन्होंने भी यह कहा है कि हमारे देश में प्राचीन काल से विभिन्न गणतंत्र ये रहे हैं। फरवरी 1946 में अंग्रेज सरकार ने कैबिनेट मिशन के नाम से 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक दल हमारे देश में भेजा। उद्देश्य ये था कि भारत, स्वतंत्र भारत, इसके लिए एक नए संविधान की आवश्यकता है। तो संविधान समिति का गठन और उसको लेकर जो संबंधित विषय है, इस कार्य के लिए ये कैबिनेट मिशन आया था। फरवरी 1946 में अंग्रेज सरकार ने यह लगभग तय किया था कि भारत को स्वाधीनता देना अब आवश्यक है। द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ था। यद्यपि इंग्लैंड उसमें विजयी था, फिर भी इंग्लैंड की आर्थिक परिस्थिति खस्ता थी। भारत में विराट असंतोष था। फरवरी 46 में ही हमारे देश में नौसेना का विद्रोह, जिसको बॉम्बे म्यूटिनी कहा जाता है, यह नौसेना का विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह वायुसेना और स्थल सेना में भी फैला और भारतीय सैनिक ये अंग्रेज अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर रहे थे। अपने शस्त्र अंग्रेज अधिकारियों पर चलाना भी इन्होंने शुरू किया और ऐसी परिस्थिति में सेना के अधिकारियों के बल पर भारत को अपने कब्जे में रखना ये इंग्लैंड के लिए संभव नहीं था। उन्होंने ये कहा कि भारतीय सैनिकों पर अब हम विश्वास नहीं कर सकते। उसी समय में आज़ाद हिंद फौज के जिन सैनिकों और अधिकारियों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, उनके विरोध में राजद्रोह का मुकदमा यह दिल्ली के लाल किले में चला। इस मुकदमे को रेड फोर्ट ट्रायल्स करके कहा जाता है। अब ये रेड फोर्ट ट्रायल्स, यहाँ पर ये सेना, वायुसेना, नौसेना, इसमें हुआ विद्रोह। ये ऐसी सारी परिस्थिति में इस देश पर सेना के बल पर शासन करना असंभव था। सेना की संख्या अगर बढ़ाना है, अधिकारियों की, सैनिकों की संख्या अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका खर्चा सहन करने के लिए अंग्रेजों की आर्थिक परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। तो इसी कारण से अंग्रेजों ने एक विषय तय किया कि भारत को अब स्वाधीनता देना चाहिए
अब स्वाधीन देश के लिए नया संविधान होना चाहिए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और इस निर्णय के अनुसार उसी वर्ष 1946 के अगस्त में संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुए। इस निर्वाचन में चुनकर आए हुए सदस्यों की संख्या थी 296। जो सारे राज्य थे, राजाओं के संस्थान थे, उनके 93 मिलकर 389 सदस्य उस संविधान सभा में थे। 1947 के अगस्त में देश का विभाजन हुआ। देश का विभाजन होते ही देश के पूर्व और पश्चिमी भाग कुछ हमारे देश से अलग हुए और वहाँ के जो सदस्य थे उनकी सदस्यता स्वाभाविक रूप से ये रद्द हुई और इसके कारण ये संख्या 299 पर आ गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको हम संविधान के शिल्पकार के रूप में जानते हैं, वो पूर्व बंगाल के खुलना से चुनकर आए थे। अब पूर्व बंगाल या पूर्व पाकिस्तान बन गया तो स्वाभाविक बाबा साहब की भी सदस्यता यह रद्द हो गई। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो संविधान सभा में होने चाहिए, ये सभी का मत था। तो इसी कारण से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री B.R. राव, इन्होंने महाराष्ट्र के जो उस समय के, अब प्रधानमंत्री यह शब्द उस समय प्रचलित था, मुख्यमंत्री यह शब्द बाद में आया, जो B.G. खेर थे महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री, उनको ये लिखा कि एक सीट खाली की जाए और उस सीट से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा पर चुनकर आए। तो बैरिस्टर जयकर, जो मुंबई से चुनकर आए थे, उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया सदस्यता का और उनकी जगह पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये चुनकर आ गए। संविधान का प्रारंभ, ये संविधान की उद्देशिका या अंग्रेजी में जिसको प्रियम्बल कहते हैं, उस प्रियम्बल से होती है। प्रियम्बल का मैं पठन करता हूँ। प्रियम्बल में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality। जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी में ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। ये प्रियम्बल है। Give to ourselves, हमने ही बनाया और हमने अपने को ही ये दे दिया। अब इसमें जस्टिस की बात है, तो जस्टिस की व्यवस्था है हमारे देश में। न्यायालय है, न्यायाधीश है, वकील है, कानून है। उसके आधार पर न्यायालय में बहस होती है, चर्चा होती है। जितने भी उस केस के पक्षकार है वो अपना अपना पक्ष अपने वकीलों के माध्यम से या स्वयं रखते हैं। कानून के आधार पर न्यायालय उस पर विचार करता है और निर्णय देता है। इस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय ये देने की एक व्यवस्था है। वैसे ही लिबर्टी भी एक व्यवस्था है। अपने को विचार की आज़ादी है, अपने मत का प्रदर्शन करने की आज़ादी है। मैं कौन सी उपासना करूं या उपासना ही न करके नास्तिक रहूं, इसकी भी आज़ादी, स्वतंत्रता मुझे है। तीसरा है इक्वालिटी, समानता। सभी को समान संधि मिलेगी, ये उसमें कहा गया है। हर एक का वोट, इसका मूल्य एक ही रहेगा। किसी के वोट का मूल्य 2 और किसी के वोट का मूल्य 3 या किसी के वोट का मूल्य 1, ऐसा नहीं। हर एक के वोट का मूल्य ये एक ही है। और चौथा है फ्रेटर्निटी, मतलब बंधुता। अब ये पहले 3 जो आयाम हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी,
न्याय, स्वाधीनता और समानता ये व्यवस्था के कारण मिली है। वैसी व्यवस्था हमारे देश में है, उसके कारण मिला है। बंधुता जो है ये व्यवस्था से नहीं होती है, ये अंतर से आनी चाहिए, भीतर से आनी चाहिए। कोई आपको लिखकर आदेश नहीं दे सकता कि आप दोनों अब बंधु हैं। ये बंधुता भीतर से आनी चाहिए। हर भारतीय का सुख दुख, यह मेरा सुख दुख होना चाहिए, ये अंतर से भाव आना चाहिए। और यह जो भाव है इसी को समरसता नाम से जाना जाता है। ऐसा ये है। उसके पहला जो पैराग्राफ है उसमें सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसमें से ये सोशलिस्ट और सेक्युलर ये शब्द मूल संविधान में नहीं है। कुछ दिन पहले अपने जितने संसद सदस्य हैं सभी को मूल संविधान की प्रति दी गई, तो जब उन्होंने ये देखा तो उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर ये शब्द नहीं थे। उन्होंने फिर कहा अरे ये दो शब्द तो इसमें नहीं है, तो फिर शासन ने कहा ये मूल प्रति है, जो मूल प्रति 26 नवंबर 1949 को निर्माण हुई, उसमें ये नहीं है। ये बाद में लाया गया ये 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान हुआ, तब ये सोशलिस्ट और सेक्युलर ये शब्द इसमें लाए गए। अब ये सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द संविधान में आने चाहिए, ऐसा प्रस्ताव ये संविधान सभा की चर्चाओं में रखा गया था। ये प्रस्ताव के.टी. शाह जो बिहार से चुनकर आए, उन्होंने 15 नवंबर 1948 के दिन जो चर्चा हुई उस दिन यह प्रस्ताव रखा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। विरोध करते समय उन्होंने कहा ये जो संविधान है ये हमारे देश की व्यवस्था कैसी हो, शासन कैसा चलना चाहिए, नागरिकों ने कैसा चलना चाहिए, ये व्यवस्थाओं के बारे में यह संविधान कहता है। देश की विचारधारा या आर्थिक व्यवस्था कौन सी होनी चाहिए, इसकी स्वाधीनता हमने देश को देनी चाहिए। आज के समय में सोशलिस्ट आप कहते हैं, कल को अगर कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी व्यवस्था ठीक है ऐसा लोगों को लगा तो पूंजीवादी व्यवस्था आएगी, या इस दरमियान अगर कोई नई आर्थिक व्यवस्था निर्माण हुई तो नई आर्थिक व्यवस्था को स्वीकार करने का अगर हमारे देश के नागरिक तय करते हैं तो वो आएगी। तो एक ही आर्थिक व्यवस्था के अंदर सारे नागरिकों को और देश को बांध के रखना यह उचित नहीं होगा। इसलिए सोशलिस्ट या कोई भी आर्थिक व्यवस्था का नाम इसमें नहीं रहना चाहिए। दूसरा, उन्होंने सेकुलर के बारे में कहा कि ये तो अपने संविधान में दिया ही है, सभी को लिबर्टी है कौन सी उपासना करना या उपासना नहीं करके नास्तिक रहना, यह भी स्वाधीनता ये दी गई है, इसलिए अलग से सेकुलर शब्द की भी आवश्यकता नहीं। ऐसा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस चर्चा में 1948 15 नवंबर के दिन के.टी. शाह जो थे उनके प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा। इसके बावजूद 1975 में आपातकाल की स्थिति में जब बड़ी संख्या में सांसद और विधायक जेल में बंद थे, ऐसी अवस्था में ये प्रस्ताव लाकर संविधान में ये दो नए शब्द आ गए। इस संविधान के कुल मिलाकर 25 भाग है और एक एक भाग एक एक विषय पर है, और इन 25 भागों में मिलकर 270 धाराएं हैं। यद्यपि 270 धाराएं हैं, फिर भी बीच के कालखंड में विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से कई धाराएं निरस्त कर दी गई है। इसलिए 470 ये आंकड़ा यद्यपि धाराओं का है, फिर भी धाराओं की संख्या उससे कम है। अब यह 25 भाग जो है उसमें अलग अलग विषयों पर वो धाराएं है, जैसे कि हमारे देश की भूमि, उसकी सीमा, उसका वर्णन एक भाग में है। हमारे देश के राज्य कौन से हैं वह एक भाग में है। हमारे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि कैसे चुने जाएंगे, इसके बारे में एक भाग में दिया गया है। किसी एक भाग में हमारे मूलभूत अधिकार क्या है,
इसके बारे में दिया गया है। किसी भाग में संविधान संशोधन कैसा होगा इसके बारे में कहा है। किसी भाग में ग्राम पंचायत, जिला परिषद वगैरह ये कैसे निर्माण हो गए इसके बारे में दिया गया है। ऐसे अलग अलग भाग मिलकर 25 भाग ये हमारे संविधान में है। हमारे संविधान में 12 तालिका है, शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, ऐसे 12th शेड्यूल तक तालिकाएं है। इन तालिकाओं में अलग अलग विषयों पर की तालिका है। जैसे कि एक भाग में हमारे देश के राज्य कितने इसकी तालिका है, हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश कौन से इसकी तालिका है, हमारे देश की अधिकृत भाषाएं कौन सी इसकी तालिका है। ऐसे कुल मिलाकर 12 तालिकाएं हमारे इस संविधान में है। इसमें से 2 भाग जो है उसकी तरफ हमने थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहिए। भाग 4 में मार्गदर्शक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इस नाम से एक भाग है। उसमें संविधान शासन को ये कहता है कि शासन ने प्रयत्न करना चाहिए कि इस देश में समान नागरिक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना और उसको अमल में लाना, इसका प्रयत्न शासन ने करना चाहिए। द स्टेट शैल एंडीवर टू, ऐसा शब्द प्रयोग है। एंडीवर मतलब प्रयत्न करना। तो समान नागरिक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास यह शासन ने करना चाहिए, ऐसा ये दिशा निर्देश उस ये है ये है धारा क्रमांक 44। दूसरा है धारा क्रमांक 48। उसमें भी ये कहा है कि शासन ने गो संवर्धन, मतलब गाय का पालन पोषण संवर्धन, यह करना चाहिए। उसमें उन्होंने ये कहा है कि बैलों का भी करना चाहिए जो खेती के काम आते हैं। और गो हत्या, इसके बंदी का कानून, गो हत्या निषेध का कानून, काउ स्लॉटर बैन करने का कानून ये लाना चाहिए, ऐसा प्रयत्न शासन करे। ऐसे इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में धारा क्रमांक 48 में दिया गया है। इसी प्रकार कुछ अस्थाई धारा है जो काल के प्रवाह में जानी चाहिए, टेम्पररी है, वो जानी चाहिए। ये है भाग क्रमांक 11। इसी में धारा 370 का समावेश था। अब यह धारा 370 ये गई। अब यह धारा 370 अस्तित्व में नहीं है, जिसके अंतर्गत कश्मीर को एक विशेष दर्जा था। संविधान संशोधन की भी व्यवस्था हमारे संविधान ने ही बताई है। अगर संशोधन करना है, क्योंकि कालानुरूप इसमें बदल होते रहेंगे, यह हमारे संविधान के निर्माताओं को ध्यान में आया था। समय समय पर अनेक आवश्यकताएं निर्माण होगी। अब कुछ दिन पहले हमारे देश में नागरिकत्व कानून में कुछ बदलाव किए गए। अब ये जो बदलाव किए गए, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगाल, यहाँ से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, ऐसे धर्मों के लोगों को यहाँ पर जो 2014 31 दिसंबर के पहले आकर बसा है, उनको स्वाभाविक रूप से नागरिकता दी जाएगी। ये इसमें संशोधन किया गया। ऐसे अलग अलग संशोधन अलग अलग समय पर किए गए हैं। स्वाधीनता ये प्राप्ति के बाद, ये अपना राज्य घटना या संविधान ये अमल में आने के बाद अब तक 110 ये संविधान संशोधन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए हैं। इसमें ये आखिरी वाला, ये नागरिकता कानून में जो बदलाव लाया गया है, ये आखिरी वाला है। इसके अंतर्गत उसकी व्यवस्था ये है कि कोई भी संविधान में अगर संशोधन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर करना है, तो 2/3 बहुमत सदन में उस दिन जितने सदस्य उपस्थित रहेंगे, उसमें से 2/3 लोगों ने उस अमेंडमेंट का, उस संशोधन का समर्थन करना चाहिए। लोकसभा में भी करना चाहिए, राज्यसभा में भी करना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में करने के बाद अपने देश में जितनी विधानसभाएं हैं,
उसमें से आधी विधानसभा में सामान्य बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से ये संशोधन पारित होना चाहिए, तभी जाकर संविधान का संशोधन होता है। ये संशोधन की प्रक्रिया है। कोई भी अगर नया कानून लाना है तो वो सामान्य बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से ये कानून लाया जाता है। कभी कभी कानून सरकार की तरफ से उसका बिल पेश किया जाता है या कोई सदस्य स्वयं की तरफ से कोई प्रस्ताव उसमें करता है, उसमें प्राइवेट मेंबर्स बिल करके कहा जाता है। उस पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद अगर ये प्रस्ताव पारित हुआ तो बाद में ये कानून बनता है। उसके लिए भी फिर राष्ट्रपति की सही होनी चाहिए, स्वाक्षरी होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी की स्वाक्षरी होने के बाद गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई करना चाहिए गैजेट में, तभी ये कानून अमल में आता है। संसद और न्यायपालिका ये दोनों अलग अलग स्वतंत्र संस्थाएं हैं और दोनों संस्थाएं एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। न्यायपालिका अपना कार्य करती है, संसद अपना कार्य करती है। इसमें दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, किंतु ऐसा करते समय भी उसकी कुछ मर्यादा है। संसद कोई भी कानून ये चौखट के बाहर जो संविधान ने जो चौखट जो सीमाएं बांध के रखी है उसके बाहर जाकर कानून नहीं बना सकता। ऐसा अगर कानून बन गया तो फिर कोई भी इस कानून को लेकर न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। न्यायालय उस पर विचार करके ये कह सकता है कि ये फलाना कानून यह संविधान के चौखट के बाहर गया है, इसलिए ये निरस्त होना चाहिए, रद्द होना चाहिए। ऐसा एक कानून असम में बीच के समय में लागू हुआ था जिसको IMDT एक्ट कहते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स डिटेक्शन बाय ट्रिब्यूनल। ये हमारे देश की नागरिकता का जो कानून है उसके विपरीत ये कानून है। हमारे देश की नागरिकता का कानून ये है कि अगर देश में कोई घुसपैठिया आता है तो ऐसा घुसपैठिया कौन है यह शासन ने ढूंढ कर निकालना है। वो घुसपैठिया अगर कहता है कि मैं घुसपैठिया नहीं हूँ, इसी देश का नागरिक हूँ, तो उस घुसपैठिए पर ये जिम्मेदारी है कि वो प्रमाणित करे वो घुसपैठिया नहीं है। अब वो तो ये प्रमाणित नहीं कर सकता क्योंकि वो घुसपैठिया ही है। तो ऐसे समय में शासन का ये दायित्व है कि इस घुसपैठिए को अपने देश से बाहर करना। ये IMDT कानून उसके बराबर विपरीत है। ये असम में लागू हुआ था। असम आंदोलन जब हुआ बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरोध में, तो ये कानून ऐसा आया कि किसी नागरिक को अगर ध्यान में आता है कि कोई घुसपैठिया आया है तो सामान्य रूप से तो अपना नागरिकता कानून ये कहता है कि शासन ने वो घुसपैठिया है कि नहीं ये तय करना है, उस घुसपैठिए ने प्रमाणित करने का प्रयत्न करना है। यहाँ पर कानून ठीक इसके विपरीत था, जो कहता था कोई अगर शासन के पास कंप्लेंट करता है कि ये फलाना व्यक्ति ये घुसपैठिया है, तो ये कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है कि तुम प्रमाणित करो ये घुसपैठिया है। ये घुसपैठिया को कुछ प्रमाणित नहीं करना है, शासन को भी कुछ प्रमाणित नहीं करना है। और शासन फिर बाद में ये अगर कंप्लेंट करने वाला प्रमाणित कर सकता है कि यह घुसपैठिया है, तभी शासन उसको बाहर करेगा। अब ये अपने संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है, ठीक उसके विपरीत ये कानून था। तो सर्बानंद सोनोवाल जो बाद में असम के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया और ये कह दिया कि ये कानून संविधान के दायरे के बाहर जाता है, संविधान की प्रावधानों के विरोध में जाता है, इसलिए इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय में ये कानून IMDT एक्ट ये निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इसके विपरीत कई बार ऐसा होता है कि न्यायालय जो है ये एक निर्णय देता है जो संसद ने या संविधान में जो कानून, संविधान के अनुसार संसद ने जो कानून बनाए हैं, उस कानून के दायरे में रहकर ही न्यायपालिका को न्यायदान करना पड़ता है। न्यायपालिका अपना कानून नहीं बना सकती, जो संसद ने पारित किए हैं उसी कानून के दायरे में उनको निर्णय देना है।
न्यायपालिका ये नहीं कह सकती कि हमें लगता है ये कानून ऐसा होना चाहिए इसलिए हम ये ऐसा निर्णय देते हैं। ऐसा न्यायपालिका नहीं कर सकती। जो संसद में कानून पारित किए हैं उसी के दायरे में रहकर न्यायपालिका ने निर्णय देना है। 1980 के दशक में शाहबानो केस हुआ था। 61 वर्ष की एक महिला जिसको उसके पति ने ट्रिपल तलाक दिया। अब ट्रिपल तलाक देने के बाद ये महिला न्यायालय में गई। न्यायालय ने उसकी याचिका स्वीकार की और जो कानून था जिसको कंपेंसेशन या मेंटेनेंस कॉस्ट देना चाहिए, उसको पति के कहा कि ये तुमने तलाक दिया है तो मेंटेनेंस कॉस्ट देना चाहिए। अब ये मेंटेनेंस कॉस्ट देना नहीं चाहता था, तो फिर ये संसद में विषय आया और कानून ये पास हुआ। स्वर्गीय राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी कि अगर इसका पति नहीं दे तो वक्फ बोर्ड देगा, वक्फ बोर्ड भी अगर नहीं दे तो और कोई देगा, वो भी नहीं होता है तो अंततोगत्वा जाकर शासन उसका जो मेंटेनेंस है वो देगा। इसी को लेकर फिर बाद में बहुत सारी बहस हो गई, किंतु न्यायालय ने जो निर्णय दिया था वो कानून के अंतर्गत संसद ने बनाए हुए कानून के चौखट में ही ये दिया था। इसके विषय में एक रोचक केस सभी पढ़े तो अच्छा रहेगा, वो है केशवानंद भारती केस। इसमें 13 जजों का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठन किया था और विशेष बात यह है कि ये 13 जजों के बेंच में 7 जजों ने एक पक्ष में, 6 जजों ने दूसरे पक्ष में न्यायदान किया था। तो ये केशवानंद भारती केस क्या है इसकी जानकारी लेना ये रोचक रहेगा, ये अपने ज्ञानवर्धक ऐसा भी ये रहेगा। अपने संविधान की मूल हस्तलिखित प्रत एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में हीलियम से भरे हुए कांच के बक्से में उसको रखा गया है। हीलियम गैस इसलिए है क्योंकि उसमें कोई क्षति न हो इस हस्तलिखित मूल प्रत की। ये जो हस्तलिखित मूल प्रत है, इस हस्तलिखित प्रत का लिखने का जो काम किया ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने ये किया है। इन्होंने हाथ से ये पूरी हस्तलिखित प्रत ये अपने संविधान की लिखी हुई है। इसके पृष्ठों पर कुछ नक्शी काम सजावट की गई है। ये सजावट का काम श्री राम मनोहर सिन्हा इन्होंने कहा और संविधान के पृष्ठों पर अलग अलग चित्र रेखांकित किए गए हैं। उस पृष्ठ पर जो विषय हो उस विषय के अनुसार ये रेखांकन किया है। तो ये रेखांकित चित्रों में हमारे पुराण हो, महाभारत हो, रामायण हो, हमारे इतिहास के विभिन्न प्रसंग हो, इन पर आधारित ये चित्र उस संदर्भ के जो धाराएं हैं उन पृष्ठों पर ये रेखांकन इन चित्रों का भी किया गया है। यह किया गया है शांति निकेतन के श्री नंदलाल जी बोस इन्होंने। ऐसे ये हमारा संविधान है। संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 49 को भाषण किया है। वास्तविक रूप से 25 नवंबर को संविधान का पूरा काम समाप्त हुआ। 26 नवंबर 49 को इसमें सदस्यों के हस्ताक्षर हुए और संविधान स्वीकृत हो गया। उसकी एक प्रत संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, उनको सौंप दी गई। अब ये जो भाषण है बहुत अच्छा भाषण है। अन्य देशों के संविधानों से इसकी तुलना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की है। अन्य देशों का संविधान लिखने में कितना समय लगा, उसमें कितनी धाराएं हैं, कितना लंबा है। अब ये हमारे देश का संविधान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कहाँ कहाँ से लिए है, अपने प्राचीन जो ग्रंथ है उसमें से कौन से कैसे संदर्भ दिए हैं, चर्चा में विशेष क्या क्या हुआ, इसका एक लोखा जोखा ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में किया। इसमें ध्यान में रखने लायक विषय यह है जो उस भाषण का एक इसमें से परिच्छेद में पढ़कर सुनाता हूँ।
आज जो संविधान के रक्षक करके स्वयं को बताते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं और तुम संविधान को बदलना चाहते हो करके कहते हैं, ये संविधान के रक्षक जो अपने आप को कहते रहते हैं, उनके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं ये जरा आप सुने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, द कंडेमनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन largely comes from two quarters, the Communist Party and the Socialist Party. Why do they condemn the constitution? Is it because it is really a bad constitution? I venture to say no. The Communist Party want a constitution based upon the principle of the dictatorship of the proletariat. They condemn the constitution because it is based upon parliamentary democracy. The socialists want two things. The first thing they want is that if they come in power, the constitution must give them freedom to nationalize or socialize all private property without payment of compensation. The second thing that the socialists want is that the fundamental rights mentioned in the constitution must be absolute and without any limitations, so that if their party fails to come to power, they would have the unfettered freedom not merely to criticize but also to overthrow the state. Unquote. ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। तो विशेष था ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कैसा सोचते थे, ये इसमें पता चलता है। आज की परिस्थिति में स्वयं को संविधान के रक्षक जो कहते हैं, उनके बारे में डॉक्टर बाबा साहब क्या कहते हैं, ये इसमें से स्पष्ट होता है। 26 नवंबर ये अपने देश में संविधान दिन इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन संविधान सभा ने स्वीकृत की, सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किया और उसकी एक कॉपी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने, उनको ये सुपुर्द किया गया। ये संविधान कार्यान्वित हुआ या अमल में आया 26 जनवरी 1950 का। 26 नवंबर 1949 को अगर संविधान बनकर तैयार था, स्वीकृत था, तो दूसरे ही दिन से उसको अमल में क्यों नहीं लाया, 26 जनवरी तक क्यों रुके? तो अपने देश के स्वाधीनता संग्राम में 26 जनवरी एक विशेष महत्व रखता है। 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें संपूर्ण स्वातंत्र, संपूर्ण स्वाधीनता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया था। हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, हमारा देश हम चलाएंगे, हमारी पद्धति चलाएंगे और हम कैसा चलाएंगे ये हम तय करेंगे, ये संपूर्ण स्वाधीनता हमको मिलनी चाहिए। ऐसा प्रस्ताव ये 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। इसी तारीख को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी के दिन 1950 सन में यह संविधान लागू हो गया, कार्यान्वित हो गया। उस दिन से ये अमल में आ गया। इसलिए 26 नवंबर संविधान दिन और 26 जनवरी गणतंत्र दिन ऐसा अपने देश में पालन करते हैं। संविधान के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास किया है। आपको अगर ये सही लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इस चैनल के साथ बने रहे, शेयर करें ताकि और भी लोग इसको सुन सके। धन्यवाद।